हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैं ले रही हूँ हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर। ये है आपका 8th क्लास का एनसीईआरटी जो है हमारी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई भी छोटा बहन भाई पढ़ रहा है 8th क्लास में तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और डिटेल्ड टॉपिक दिए हैं, काफ़ी सारे टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएंगे। और मैंने इसमें फर्स्ट पेज भी पढ़ा, मतलब जो हमारा क्या होता है, इंट्रोडक्शन वाला जो पेज होता है जिसे प्रस्तावना बोलते हैं, तो उसमें ना लिखा हुआ था कि ये एनईपी 2020 के आधार पर ये टॉपिक्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं। और ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है उसको अपनाते हुए हमें छात्रों का क्या करना है, इसमें मतलब मार्गदर्शन करना है। तो अब आप देख लीजिए कि एनसीईआरटी तो नहीं मिलेगी, मतलब अगर आप वैसे लेने जाओगे कि भाई 8th क्लास की मेरे को इंग्लिश हिंदी ग्रामर की बुक दे दो, तो वो एनसीईआरटी नहीं लिखा होगा उसमें, लेकिन आप प्रस्तावना वाला पेज पढ़ सकते हैं। मैं आपको कल वो वीडियो में दिखा भी दूंगी पेज। पहला ही टॉपिक है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। अगर आप सीटेट दे रहे हो, अगर आप एचटेट दे रहे हो, अगर आप केवीएस, एनवीएस, बीपीएससी, अगर आप डी ट्रिपल एस बी या कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें आपके हिंदी से रिलेटेड, या फिर टीचिंग एग्जाम स्पेशली मैं बोल रही हूँ, क्योंकि टीचिंग एग्जाम में उन सभी चीज़ों को डिटेल से करना होता है। हिंदी हो गई हमारी, इंग्लिश हो गई, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, सीडीपी हो गई। ये वो चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल बेस से उठानी पड़ती हैं। वैसे अगर कोई एग्जाम की मैं बात करूं तो वो ग्रामर ओरिएंटेड रहता है, लेकिन ये जो पहला चैप्टर है हमारा, ये है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। फुल चैप्टर है, कवर चैप्टर है। इसके बाद आप कितने भी क्वेश्चन लगाओगे इस वाले टॉपिक से तो निकल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है भाष धातु से, जिसका अर्थ होता है कहना और सुनना। भाषा में ध्वनियां जो हैं वो सार्थक होती हैं और समाज में उन ध्वनियों का एक निश्चित अर्थ होता है। भाषा और बोली में फर्क होता है। डायलेक्ट बोला जाता है बोली को इंग्लिश में। भाषा आपकी लैंग्वेज होती है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का वो साधन है जो लिखने और बोलने में प्रयोग लाया जाता है। बोली कोई लिखना नहीं होता, बोली ऐसी नहीं होती कि आप लिखने में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भाषा का एक रूप होता है। जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है, भाषा दो रूपों में पाई जाती है। एक होती है आपकी ग्रामेटिकल, व्याकरणिक, और व्याकरणिक दृष्टि से दो रूप पाए जाते हैं। अच्छा, सॉरी, ये व्याकरणिक दृष्टि से अगर आपसे पूछें तो कोई इशू नहीं है, भाषा के ही रूप पूछ रहा है। दो तरह से होती है, एक होती है मौखिक भाषा जिसे ओरल लैंग्वेज बोलते हैं, एक होती है लिखित भाषा जिसे रिटन लैंग्वेज बोलते हैं। मौखिक भाषा होता है ये बोलचाल का रूप होता है, उच्चारित भाषा की आधारभूत इकाई होती है और मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि होती है। प्रत्येक भाषा में अनेक ध्वनियां होती हैं और इन ध्वनियों के परस्पर योग विभिन्न शब्दों को जन्म देते हैं। ये शब्द वाक्य में यूज होते हैं और मानव ने सबसे पहले भाषा का मौखिक रूप ही प्रयोग करना सीखा। मतलब देखो, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, इतिहास पढ़ा है, तो वहाँ पर हमें कुछ पीरियड्स ऐसे मिलते हैं जहाँ पर लिपि को लिखा नहीं पाया गया, मतलब वहाँ पर साक्ष्य नहीं मिले लिखित, लेकिन बोलते तो थे लोग। ऐसा नहीं था कि वो गूंगे थे या फिर वो साइन लैंग्वेज में बात करते थे, वो बोलकर बात करते थे, कोई ना कोई बोली होती थी, भाषा होती थी। लेकिन वही माना गया ना कि भाई भाषा का जो संपूर्ण रूप माना जाएगा वो इन दोनों रूपों से बनेगा, मौखिक से भी और लिखित से भी। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि भाषा का सबसे पहला रूप कौन सा रूप अपनाया गया था, तो मौखिक रूप को प्रयोग करना सीखा था। लिखित भाषा, जब हम अपने भाव विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, इसे लिखित कहते हैं। और लिखित भाषा में ध्वनि चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं जिन्हें वर्ण या अक्षर बोला जाता है। तो वर्ण या अक्षर किसे बोला जाता है? ध्वनि चिन्हों को। नेक्स्ट, यकीन मानिए, ये मत सोचिए कि छोटी क्लास है, आपका बिल्कुल ब्रॉड सेक्शन यहाँ से कंप्लीट होगा और अच्छी खासी हिंदी की तैयारी हो जाएगी। भाषा का लिखित रूप महत्वपूर्ण है। लिखित भाषा के माध्यम से ही ज्ञान का भंडार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गया है। ऑब्वियसली अगर हमें हिस्ट्री के बारे में पता करना है तो हम लिखी हुई चीज़ों पर ज़्यादा यकीन करते हैं। भाई उसकी, जैसे मैक्सथनीज ने इंडिका में क्या लिखा है, हर्षवर्धन ने कादम्बरी में बाणभट्ट ने क्या लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या लिखा है कालिदास ने, ये सब चीज़ें हम लिखित स्रोतों से ही पता करते हैं। हमारे पूर्वज विद्वान और प्राचीन वैज्ञानिकों के ज्ञान को ग्रहण करते हैं। ऋग्वेद में क्या पाया गया है? प्रार्थना और स्तुतियां पाई गई हैं। मतलब, और यजुर्वेद में क्या पाया गया है? हमारे यज्ञों के बारे में पाया गया है। तो देखिए, इसके अतिरिक्त लिखित भाषा के प्रचार प्रसार की शक्ति बहुत अधिक है। यदि किसी भाषा को नियमित और मानक रूप प्रदान करना है ना, तो हमें क्या होता है भाई, हमें लिखित स्रोत होने ही होने चाहिए। अर्थवेद में जादू टोना बताया गया है, और सामवेद में हमारे संगीत को
बताया गया है संगीत के बारे में, सारेगामापा। तो ये मैं देखो हिस्ट्री को मैं बीच में क्यों ला रही हूँ, क्योंकि सुबह हमारी होती है हिस्ट्री की क्लास, एंशिएंट हिस्ट्री हम वहाँ पे कवर कर रहे हैं। अगर आपको वो भी देखनी है तो लूसेंट बुक से हम चैप्टर वाइज वहाँ पे एमसीक्यू फॉर्म में कवर कर रहे हैं चैप्टर्स को। अब देखिए, भारतीय संविधान में निहित भाषा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है और बिल्कुल फिक्स्ड क्वेश्चन है। हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, जिसमें 18 भाषाओं का उल्लेख किया था सबसे, मतलब भारतीय संविधान में अगर पूछे कि पहले कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है तो 18 भाषाएं, पूरी 22 नहीं थी, बाद में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ये थे आपके बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। ठीक है, ये संशोधन हुए थे हमारे, उसके अकॉर्डिंग 4 भाषाएं जोड़ी गई। इन सभी में केवल हिंदी को ही राजभाषा माना गया, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। और हमारी जो सह राजभाषा है, हमारी जो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, सह राजभाषा है हमारी इंग्लिश। तो बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। उसके बाद बोडो असम की है, मैथिली बिहार की है, संथाली छोटा नागपुर क्षेत्र में बोली जाती है और डोगरी हमारी जम्मू कश्मीर व उर्दू लखनऊ, दिल्ली आदि इसमें इन जगहों पर बोली जाती है। संथाली से याद रखना है, जो हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं वो इसी समुदाय से हैं। सिंधी भाषा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में बोली जाती है और संस्कृत का प्रयोग अब बहुत कम हो गया है। भारतीय भाषाओं में हिंदी का विशेष स्थान है। स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा या सरकारी कामकाज की भाषा घोषित किया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं और अंग्रेजी भाषा भारत की सह राजभाषा है। ये बिल्कुल ध्यान रखना, अंग्रेजी जो है वो हमारी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, सह राजभाषा है। हम इंग्लिश को नहीं छोड़ सकते, कहीं ना कहीं इससे बंधे हुए हैं, वरना हमारा पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। लेकिन हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये वो भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है। हिंदी है, असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, बोडो है, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली, सिंधी। सीटेट अगर आपने दिया है तो आपको पता है ये सारी भाषाएं वहां पे आती भी हैं। संसार की भाषाओं में हिंदी भाषा को तीसरा स्थान प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, अगर पूरे वर्ल्ड के प्रोस्पेक्ट में पूछा जाए तो हिंदी भाषा को 3rd नंबर पे रखा गया है। यदि भाषा न होती तो सभी गूंगे और बहरों की तरह केवल हाव भाव या संकेतों के माध्यम से विचार व्यक्त करते। अब भाषा में क्या क्या निहित होता है ये याद रखिएगा। भाषा हमारे सामाजिक व्यवहार को गति देने का एक प्रमुख माध्यम है। भाषा के द्वारा हम जटिल भावों को भाषा ही व्यक्त करती है। भाषा का उच्चारण मुख से होता है। भाषा एक व्यवस्था है जो कि प्रयत्नों से विकसित होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। भाषा सरलता और प्रौढ़ता की दिशा में सतत गतिशील होती रहती है। भाषा का विकास नदी की धारा के समान अबोध गति से होता रहता है। अगर सीडीपी में क्वेश्चन आ जाए तो, अगर कोई पैसेज से अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ जाए तो भाषा का विकास नदी की धारा के समान अबोध गति के समान होता है। नेक्स्ट देखिए, समाज के सांस्कृतिक विकास और पतन के साथ भाषा के विकास और पतन भी जुड़े हुए हैं। विश्व के सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, जैसे ब्रिटेन में अंग्रेजी, जापान में जापानी, फ्रांस में फ्रेंच, चाइना में चीनी, रूस में रूसी बोली जाती है। अब होती है स्क्रिप्ट, लिपि। एक भाषा है, एक मानक भाषा है तो उसकी लिपि भी होगी। भाषा को लिखने की विधि ही क्या होती है, लिपि कहलाती है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के जो चिन्ह मान लिए जाते हैं वो वर्ण कहलाते हैं, परंतु जिस रूप में वो लिखे जाते हैं उसे लिपि बोला जाता है। मानव ने सबसे पहले बोलना सीखा, मौखिक रूप को अपनाया, इसीलिए मान सकते हैं कि सबसे पहले मौखिक भाषा का ही विकास हुआ। ये भाषा का मूल रूप भी है और प्राचीनतम रूप भी है। जब मनुष्य ने अपनी ज्ञान को भावी पीढ़ी तक पहुंचाना चाहा या फिर स्थायी और सुरक्षित रखना चाहा तो भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ और हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। इन सभी की अपनी लिपियां होती हैं, आपको पता होना चाहिए और मैं आपको बताऊंगी भी। देखो, लिपि ही तय करती है कि भाई कैसी भाषा किस तरह से लिखी जाएगी। जैसे गुजराती की गुजराती लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी है, अंग्रेजी की रोमन लिपि है, हमारी हिंदी की देवनागरी है। ऐसे ही लिपियां होती हैं। अगर हम देखो, हम कोई भी चीज़ अगर लिखते हैं तो हम कैसे लिख रहे हैं, लिपि किसे कहते हैं। अब यहाँ लेफ्ट से राइट लिख रहे हैं या राइट से लेफ्ट लिख रहे हैं, तो हम तो लेफ्ट से राइट लिख रहे हैं भैया।
हम बाएं से दाईं ओर लिख रहे हैं। आपको पता है सिंधु सभ्यता के जो लोग थे या हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे, उनकी लिपि कैसे लिखी जाती थी? उनकी लिपि ऐसे लिखी जाती थी, कुछ भी लिख दिया। अब यहाँ पे खत्म हो गया, अब यहीं से फिर दूसरी लाइन स्टार्ट कर देते थे। अब यहाँ पे खत्म हो गया, फिर यहीं से दूसरी लाइन स्टार्ट कर देते, वो ऐसे लिखते थे। आपको देवनागरी की याद रखनी है तो बाएं से दाएं। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया गया है। तमिल की तमिल है, असमिया असमी, उड़िया कन्नड़, कश्मीरी की है फारसी अरबी, उर्दू की फारसी अरबी, कोंकणी की देवनागरी है, तेलुगु की तेलुगु है, नेपाली की देवनागरी है, डोगरी की हमारी फारसी अरबी देवनागरी, बांग्ला की बांग्ला है, बोडो की देवनागरी है, मणिपुरी की मैतई है, मराठी की देवनागरी है, ये बहुत बार आया मराठी की मलयालम है, मैथिली की देवनागरी है, संथाली की देवनागरी है, संस्कृत की देवनागरी है, हिंदी की देवनागरी है, सिंधी की अरबी और देवनागरी है। इनमें से बहुत सारी आपको पता होगा, और देवनागरी वाली छोड़ के बाकी आप याद कर सकते हैं कि किसकी क्या है। नेक्स्ट चलते हैं बोली। अब आता है डायलेक्ट। इंग्लिश लैंग्वेज की सीडीपी में भी क्वेश्चन आता है और हिंदी में भी क्वेश्चन आता है सीडीपी में, कोई भी टेट एग्जाम देते हो तो। डायलेक्ट होता है बोली। देखो बोली हमारी भाषा का एक क्षेत्र रूप होता है, ये कोई मानक रूप नहीं होता, इसको स्वीकृति नहीं दी जाती, इसको संहितापूर्ण नहीं स्वीकार किया जाता। ये छोटे क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप होता है। इस प्रकार बोली क्षेत्र सीमित होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। देखो हिंदी हमारी देश की राजभाषा है, तो हमें कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अगर वर्क करना है तो हम हिंदी में कर सकते हैं, और वो मानक होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अगर हम गुजरात की कोर्ट में चले जाएं तो वहाँ पे हमें गुजराती में ही मिलेगा, नहीं। प्रशासनिक भाषा का मतलब है जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें होंगी वो आपकी हिंदी भाषा में होंगी। जैसे हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी बोलियाँ इस क्षेत्र में ही बोली जाती हैं। अब हम हरियाणा से हैं तो क्या हमारी हरियाणवी जो बोली है उसको भाषा का रूप दिया जाता है? नहीं, ये थोड़े से ही तो लोग हैं, मतलब बिल्कुल 1% लोग ही हैं। अगर हम भारत की पूरे जनसंख्या के आधार पे बात करें 1 या 2% लोग हैं, तो मतलब क्या इन लोगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई इसको भाषा की स्वीकृति दे दो? ऐसी तो बहुत सारी भाषाएं हैं। ऐसे तो हरियाणा में भी क्या है कि भाई रेवाड़ी साइड, पलवल साइड अलग तरह की भाषा है, भिवानी हिसार की साइड अलग तरह की भाषा है, पानीपत कुरुक्षेत्र करनाल की साइड अलग भाषा है, सोनीपत रोहतक की साइड अलग भाषा है। तो ऐसे हम नहीं बोल सकते, भाषा में गलत बोल रही हूँ, बोली। तो अब देखिए बोली एक क्षेत्र में बोली जाती है, इसका क्षेत्र सीमित होता है, लिमिटेड होता है। बोली को सरकारी कामकाज के रूप में यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हरियाणा में पेपर दे रहे हैं तो हरियाणवी लैंग्वेज में आएगा, नहीं। हमारे यहाँ पर दूसरे राज्य के उम्मीदवार भी फॉर्म डाल सकते हैं, तो उनको तो समझ ही नहीं आएगी। यहाँ किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से उनके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है बोली। बोली कोई स्वीकृत भाषा नहीं होती है। बोली का सामान्य रूप भी होता है जो नहीं बदलता है, इसे उपभाषा कहते हैं। उपभाषा का क्षेत्र बोली से भी विस्तृत होता है। यह भी कहा जाता है कि उपभाषा पढ़े लिखे लोगों के द्वारा लाई जाती है, इसमें साहित्य रचना की जाती है। ब्रज और अवधी बोलियों को सूर और तुलसी ने भाषा का आसन प्रदान किया था। अब आते हैं हिंदी लैंग्वेज। व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदू शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो सिंधु शब्द से हुई है। कुछ विदेशी लोग स का उच्चारण ह से करते थे, इस कारण सिंधु शब्द का उच्चारण हिंदू हो गया, अतः हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त भाषा हिंदी कहलाई। वास्तव में हिंदी किसी प्रदेश की भाषा नहीं है, सही अर्थों में ये एक भाषा न होकर ये भाषा समूह है जिनमें अनेक भाषाएं, उपभाषाएं, बोली और उपबोलियां सम्मिलित हैं। यह एक प्रिय और मधुर भाषा है जो अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। हिंदी भाषा संविधान के द्वारा स्वीकृत भारत की राजभाषा है। संस्कृत भाषा इसकी जन्य, मतलब संस्कृत को हम अपनी माँ बोल सकते हैं, इसी से हिंदी निकली है। इसी से अभिव्यक्ति की क्षमता हमें इसे विरासत में मिली है, और हिंदी भाषा अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में सरल भी बोली जाती है। इसकी लिपि जो है वो एक साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। तो अब देखिए देश में जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान इसे मातृभाषा मानते हैं। भारत के दक्षिण में बोली जाने वाली भाषा दक्षिण हिंदी होती है। हिंदी को खड़ी बोली को राजभाषा का स्थान दिया गया है। अब हिंदी की भी उपभाषाएं होती हैं, ठीक है। सबसे पहले पूर्वी हिंदी की बात करेंगे। इसमें क्या है, अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है, ये पूर्वी हिंदी की उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी की बात करें, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, हरियाणवी है, कन्नौजी है, बुंदेली बोलियां हैं। मैप अगर आपको पता है तो
आप बहुत अच्छे से ये चीज़ कर सकते हैं। बिहारी हिंदी की बात करें, मैथिली, भोजपुरी, मगही, राजस्थानी में जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, बांगड़ी आ जाएगा। पहाड़ी में गढ़वाली और कुमाऊनी आ जाएगा। संपर्क भाषा के बोलचाल में हिंदी का प्रयोग भारत के लगभग सभी क्षेत्र में होता है। यह साहित्य के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य और शिक्षा माध्यम, तकनीकी कार्यों की भाषा के रूप में भी विकसित हो रही है। आज हिंदी केवल राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर भी है। जैसे देखो, वारसा है, क्राको है, व्रोकलवा है और योजवान है। इसमें हिंदी का अध्यापन होता है, टीचिंग होती है। मास्को में तो रूस के मास्को में 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे हिंदी पढ़ाई जाती है। सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। ये आपको देखो, किसी अगर आप एमसीक्यू वाली बुक ले आओ किसी भी, या किरण पब्लिकेशन ले आओ, मैं ये नहीं कहती कि नहीं मिलेंगी, लेकिन हार्डली ये आपको मिलेंगी बहुत अच्छी बुक में। लेकिन एनसीईआरटी वो आपको चीज़ें देती है, इसीलिए तो एनसीईआरटी को एज ए सोर्स माना जाता है। अगर आप ऑब्जेक्शन करते हो, पढ़ो ऐसे कि भाई बस फाइनल पढ़ो। वारसा, क्राको, व्रोकलवा और योजमान, यहाँ पे अध्यापन होता है। अब हिंदी भाषा की विशेष उपलब्धियां क्या क्या हैं। हिंदी देखो, हिंदी जो है वो फिजी देश की भी राजभाषा है। जैसे हमारे है वैसे ही फिजी की भी है। हिंदी मॉरिशस में, त्रिनाद में, टोबैगो में, सूरीनाम में, मलेशिया में भी बोली जाती है। संपूर्ण विश्व में हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई जाती हैं। भारत के टीवी चैनल पर समाचार, विज्ञापन, ये सारे हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा प्रसारित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में टीवी चैनलों पर सबसे ज़्यादा प्रसार हिंदी का शब्द भंडार 1 करोड़ से भी ज़्यादा शब्द हैं हिंदी भाषा में। ठीक है, सही अर्थों में हिंदी एक भाषा न होकर भाषा समूह है जिसमें भाषाएं, उपभाषाएं, बोली और उपबोलियां हैं। अब हिंदी का मानक रूप, भाषा विशेष का प्रयोग विस्तृत भूभाग पर होने के कारण इनकी बोली और उपभाषाएं हैं और भौगोलिक भिन्नता के कारण इनके रूप में विभिन्नता है। अतः भाषा के रूप में एकरूपता और अनुशासन लाने की दृष्टि से इसे मानक रूप की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए इसको एक राजभाषा घोषित किया गया है। ये हमारा लास्ट पेज है इस चैप्टर का। किसी भाषा को शुद्ध रूप प्रयोग करने की विधि बतलाने को ही व्याकरण बोला जाता है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमें और क्या क्या चीज़ें याद रखनी होंगी, ये आपका पढ़ो तो पढ़ लेना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। व्याकरण भाषा के प्रचलित रूप का अनुकरण करता है। व्याकरण के ज्ञान से भाषा का उचित और प्रभावशाली जो हमारा प्रयोग होता है उसकी सामर्थ्य उत्पन्न होती है। हमें पता चलता है भाई, व्याकरण में ही हमें पता चलता है क्या संज्ञा है, क्या सर्वनाम है, क्या विशेषण है, कहाँ पे क्या यूज़ होता है। देखो, अगर मैं बोल दूँ कि मिठाई तो बहुत मीठी है, अब मैं गलत बोल रही हूँ, जब वो हो ही गई मिठाई तो उसमें मीठी क्या, ये तो बहुत मिठास है इसमें, तो हमने विशेषण कहाँ यूज़ किया, हमने भाववाचक संज्ञा कहाँ यूज़ की, ये चीज़ आपको पता चल जाती है व्याकरण की दृष्टि से। व्याकरण के अंग क्या होते हैं। फोनोलॉजी, जिसे वर्ण विचार बोला जाता है, वर्णों का आकार, उसका उच्चारण, उसका वर्गीकरण, उससे मेल खाने वाले शब्द। शब्द विचार, मोर्फोलॉजी, शब्द के भेद, उसकी व्युत्पत्ति, उसकी रचना, इन सब के बारे में। फ्रेजेलॉजी, पद विचार, जिसमें पद भेद, रूपांतरण, शब्द रूप के संबंधी नियम आ जाएंगे। और सिंटेक्स होता है वाक्य विचार, जिसमें वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य रचना और विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको वो सारी चीज़ें समझ आ जाएं जो एनसीईआरटी में दी हुई है, गिवन है। अगर आपके पास बुक नहीं है सो डोंट वरी अबाउट इट, आई विल कंप्लीट द होल content या the whole syllabus according to the NCERT which is given in the NCERT book अप टू एट्थ मतलब 6, 7, 8। 6 में तो थोड़ा कम होगा, कंसाइज होगा। 7th में उससे थोड़ा ज़्यादा ब्रीफ में, फिर 8th में सॉरी ब्रीफ कह रही हूँ, थोड़ा उससे ज़्यादा डिटेल में, एलेबोरेट में, फिर 8th में आपका कंप्लीट। 9, 10th में भी है ग्रामर। 9, 10th में आपके संधि समास थोड़ा एलेबोरेशन फॉर्म में आ जाते हैं, तो आई विल कंप्लीट देयर, मैं उसको वहाँ पे भी कंप्लीट कर दूंगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर दे रही हूँ और आई होप सो कि आपके लिए चैप्टर बेनिफिशियल रहे, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।